हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत प्रशासन। ये हम बीपीएससी पूर्वावलोकन की बुक की हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें से आज टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत प्रशासन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं, क्योंकि ये है बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से हल किया गया, और इसके एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए आज का पहला सवाल है कि दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था। दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था, तो ये रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवान ये आरिज अथवा दीवान ये ममालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ये अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, तो ये मुक्तई जो होता है ये भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। कौन सा करता है, इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, तो इसमें हम इसका चयन करना है। तो ये तो मुक्तई तो है ही है, इसमें इसके साथ में इसमें दो ऑप्शन और सही है। अब पहला खराज और तीसरा जो है उर्स, यह तीन उत्पाद हैं जो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। खराज उस्र मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था। अपितु खुम्स लूट का धन था, और खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट को 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में दिया और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। आगे है कि जवाबित का संबंध किससे था। जवाबित का संबंध जो है ये राज कानून से था। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था। चौथा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था, तो ये गांव के सरपंच के लिए मुकद्दम अथवा चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान खुद या मुकद्दम या चौधरी नामक शब्द गांव के सरपंच के लिए उपयोग में लाए जाते थे, जो सल्तनत के लिए राजस्व एकत्र करने का भी काम करते थे। सल्तनत काल के सिक्के, टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे, तो ये चांदी और तांबा धातु के थे। सल्तनत कालीन के दो प्रमुख मुद्राएं हैं, एक है जीतल, दूसरा टका। जीतल एवं टका जो है इल्तुतमिश दिल्ली सुल्तान का पहला तुर्क शासक था, जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने दो प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श अथवा लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां ने भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापित कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे।
हसन निजामी ने ताज उल माशीर की रचना की और ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा। यह गोलाकार तथा 5 मंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने 4थी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गईं, जो आज भी विद्यमान हैं। सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं किया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। अलाउद्दीन खिलजी का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण काल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौक और बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुम्बद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में कागज़ का प्रारंभ 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था और भारत में कागज़ का आविष्कार 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 में 5 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। ये भारत में कागज़ का सबसे प्राचीन प्रमाण है। दिल्ली सल्तनत अथवा साहित्य। तबकात ए नशीरी का लेखक कौन था? तो ये मिनहाज उस सिराज थे। तबकात ए नसीरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था, जो सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित किया गया। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने ये कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो ये रिहला के नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था, जो मोहम्मद तुगलक के काल में दिल्ली आया। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में रिहला नामक पुस्तक में लिखा। इसने मोहम्मद तुगलक कालीन नीतियों की आलोचना की है। 12 मासा की रचना किसने किया था? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया था? तो ये दरिया साहेब ने किया था। संत दरिया साहब ने ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना की थी। ये बिहार के रहने वाले थे। सलार मसूद गाजी महमूद गजनवी के सेना के मुखिया थे। इनकी दरगाह बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो ये तबकात नसीरी से प्राप्त हुआ था। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ तबकात नसीरी से। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का प्रथम विवरण तबकात नसीरी से प्राप्त होता है। इसका लेखक मिनहाज सिराज है और यह कृति सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है।
दिल्ली सल्तनत विविध। इनमें से किसने खलीफा की सख्ती का विरोध किया था? तो उपरोक्त में से किसी ने नहीं, अर्थात विकल्पगत किसी भी सुल्तान ने खलीफा की सख्ती का विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त जरूर की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक भी सभी व्यापारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की सख्ती या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि ली थी और इस तरह उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। सल्तनत काल के सिक्के टका, सगनी एवं सीतल किन धातुओं के थे? ये चांदी और तांबा के थे। सल्तनत काल में टका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा प्रचलित किए गए और सगनी भी चांदी का सिक्का था। टका एवं जीतल का अनुपात 1:48 है। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। दक्कन के अमीरान ए शादाह के विद्रोह के परिणामस्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खान जो हसन गंगोन 1347 से लेकर 1358 ईस्वी तक नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमान शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अर्थात प्रांतों में विभाजित किया था: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था और गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था और दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये सहरावर्दी संप्रदाय के थे। भारतवर्ष में सहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया जो 1182 से 1262 ईस्वी तक जीवन काल था इनका। फिर सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन जाफिर, शेख रुकनुद्दीन अबुल-फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि वे अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। यही सही है। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषा में देते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सकें। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो ये उत्तर भारत में। नाथपंथी धार्मिक व्यक्तियों का समूह था और नाथपंथियों, सिद्धों और यौगिकों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। उनका मानना था कि जो मोक्ष का मार्ग है, निराकार की प्राप्ति ध्यान के माध्यम से संभव है। इसीलिए
योगासन, श्वास व्यायाम, ध्यान जैसी विद्याओं के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्राप्ति के मार्ग की वकालत की। मुगल वंश अथवा बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक ये बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर या मुगल शासक वास्तव में तुर्की की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खान द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्की का देश तुर्किस्तान है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी कुशलता, या फिर तुलगामाथम प्रथा या अफगानों की आपसी फूट थी। तो दूसरा ऑप्शन इसमें ही सही है, उसकी सैन्य कुशलता अच्छी थी। पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को प्रारंभ पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्ण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वो अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों से बड़ी असावधानी रखता था। वो बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष लीन हो जाता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में बाबर के आगमन के क्या कारण थे। तो उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, ये सही है। तो ये तो गलत है। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का थी, तो ये दूसरा ऑप्शन भी क्या है? गलत। कौन सा कथन सही है? तो प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई थी, तो ये सही है। तीसरा और चौथा, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। 14वीं और 15वीं शताब्दी में भारत में सैन्य उद्देश्यों के बारूद का उपयोग होने लगा था और यहाँ तक कि तोपखाने भी उसके प्रारंभिक रूप में जाना जाता था। बाबर का पहला वास्तविक अधिनियम 1519 में हुआ था और जब उसने भारत पर कब्जा कर लिया। भारतीय ललित कला में दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ा योगदान उच्च गुंबदों और मेहराबों सहित इस वास्तुकला विशेषज्ञों की शुरुआत और वास्तुकला की भार और इस्लामी शैलियों का एकीकरण था। तिमूरिड अर्थात राजवंशी एक सुन्नी मुस्लिम राजवंश था और तिमूरिड तैमूरिड के सदस्य के फारसी संस्कृत से काफ़ी प्रभावित थे और उस इतिहास में दो प्रसिद्ध साम्राज्य स्थापित किए थे। एक था आर्थ फारसी मध्य एशिया में तिमूरिड साम्राज्य, भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य। आइए जानते हैं हुमायूं और शेरशाह के बारे में। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो यह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो ये शेर खान थे। बंगाल अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को ये प्रस्ताव दिया कि बिहार भूमि को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए, साथ ही वो 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि की आपूर्ति करेगा। इन शासकों में किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 50 की इकाइयों में विभाजित किया है? तो इनमें से कोई नहीं। इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों के 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय में भी सैन्य विभाजन की ये प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार शोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो ये किया गया था 1502
1532 में किया गया। हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया और इस किले को उसने 4 महीने तक घेर रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 में रायसेन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो वो हाजी बेगम थीं। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली 1565 से 72 में करवाया था। इस मकबरे का नक्काशी मीरक मिर्जा जियासी ने किया था। श्वेत संगमरमर से बना ये भारत का प्रथम गोबंद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। 5वां है कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थल के नाम भी लिखिए। तो इसका डी ऑप्शन ही सही है, देवरा, चौसा और कन्नौज सरहिंद। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रसिद्ध या प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। देवरा जो है, चौसा, कन्नौज, रूड़ सिंध, सरहिंद। 1532 में उसने गोमती के तट पर स्थित दौराह नामक स्थान पर आगमन विद्रोह को परास्त किया। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और इसी युद्ध में विभाजन निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खान की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के पर भी अंकित करवाया। 1540 में कन्नौज का बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विशेष होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा और 1515 में सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। युद्धों का सही क्रम इस प्रकार है। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह, फिर इस्लाम शाह सूरी। सी ऑप्शन इसमें सही है, शेरशाह सूरी। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खान ने हरजते आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके अपने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सलमान नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूते पर बना है और कालिंजर और युद्ध के दौरान घायल हो जाने से शेर शाह की मृत्यु हुई थी। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो चौसा नामक स्थान पर हुआ था। चौसा की लड़ाई 1539 में शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुई। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को करारा और फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण की थी। भारत के एकीकरण के बाद वो मध्य पूर्व और एशिया को एक करना चाहता, जो एक विश्व साम्राज्य स्थापित कर और एक महान कदम स्थापना की ओर महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. मित्र ने चंद्रगुप्त भारत के विशिष्ट साम्राज्य के बारे में ये क्रांतिक है। आर.पी. त्रिपाठी मुगलकालीन सम्राट अकबर के बारे में लिखते हैं कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था,
जो एक ही साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद कौन सा प्रवेश द्वार है? तो ये दक्षिणी है। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ? बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद दक्षिण के या दक्षिणी प्रवेश के द्वारा बनती है। फतेहपुर सिकरी की जामा मस्जिद या का निर्माण मुगल शासक अकबर ने कराया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना कौन थी? तो ये हकीम खान थी। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ 1576 में महाराणा प्रताप और सेनापति मान सिंह एवं अशफाक खान के मध्य लड़ा गया। राजस्व योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व असफल रहा। असफल की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था और राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी और यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो ये अकबर ने समाप्त कर दिया। मुगल शासक या मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत 1962 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर के समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अकबर की लोकप्रियता के कारण में उपयुक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जा सकता है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार के मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया 1576 में। 1572 में सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खान गद्दी पर बैठा और दाऊद खान अपने गृह को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खान को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खान ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 में बिहार में मुगलों का आधिपत्य हो जाने के कारण दाऊद बंगाल गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोड रमल मुजफ्फर खान एवं हुसैन अली कुली खान मिलकर के दाऊद को पूर्णतः पजातिया किया था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? मतलब जो जब्ती प्रणाली है किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये अकबर की उपज थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण एवं राजस्व निर्धारण के लिए वस्तु रोल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी और इसके अतिरिक्त अकबर के समय अनुकूल तथा प्रतिकूल आईने पर आधारित है। आईने दयसारा जैसी अन्य भू राजस्व प्रणाली भी उपलब्ध थी। ये कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 संयुक्त जिले का निर्माण
में 5,000 के 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। अगला क्वेश्चन इसमें यह है कि इसमें सी ऑप्शन बेलियस फिश ने काम किया। विलियम फ्रेंच के अनुसार हिमालय स्थित पैलेस ऑफ फोर्ट पॉल्स के निर्माण में लगभग 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 रुपये लोगों ने काम किया। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दीन इलाही अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया। अकबर ने 1582 में तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की और इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास दीवान या दीन इलाही वास्तव में शूर सर्वेश्वर अब्दुल फजल या हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। और इसी के साथ आज का ये बायो की क्लास समाप्त होती है। हम मिलेंगे नए क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप इसको पढ़ें, रिवीजन करें, इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करें या अपने नोटबुक में जरूर लिखें। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।